हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो लास्ट लेक्चर में अपन बातें कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, उनकी जब हमें उनकी वैल्यूज गिवन है तो उससे हमें क्या क्या बातें जाननी होती हैं और कैसे हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं जब हमें कंसंट्रेशन टर्म गिवन हो या फिर हमसे कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा हो। इस सारी की सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। अब चलिए उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में और नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। कुछ कुछ बातें हमने लास्ट उस टॉपिक में कवर नहीं की थी, वो हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे वो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से थे। वो थे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W के बाद में हमने कैलकुलेट करना सीखा था परसेंटेज N/N। उसके बाद में हम बात कर रहे थे वहां पर मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन इनको कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हमने वहां पर बात की थी मोलेलिटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने वहां पर बात की थी साथ में परसेंटेज W/V की, मोलरिटी की बात हमने करी थी, वहां पे मोलरिटी के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में भी वहां पे पढ़ा था, ठीक है। और बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे, हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब सुनिए ध्यान से, जो मैंने ये वाले कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे हैं ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म वो कंसंट्रेशन टर्म हैं जिनमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आती। इनमें कहीं पर भी वॉल्यूम की टर्म आपको दिखाई नहीं देगी। ना तो परसेंटेज W/W में वॉल्यूम आ रहा है, ना ही परसेंटेज मोल में वॉल्यूम आ रहा है, ना ही मोल फ्रैक्शन में, ना ही पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, इनमें कहीं पर मोल यूज हो रहा है। और मोलिलिटी में भी वॉल्यूम का यूज नहीं होता है। जबकि ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स वो कंसंट्रेशन टर्म हैं जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, या आप यूं कह सकते हो कि वॉल्यूम वाली जो टर्म है वो इनमें इन्वॉल्व है, इनमें यूज हो रही है। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनिए, देखिए जिनमें वॉल्यूम यूज होता है, जिनमें वॉल्यूम वाली टर्म यूज होती है, तो आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मतलब ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म है इनको बोला जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इनको हम? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स या ऐसी कंसंट्रेशन की यूनिट्स जिनकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती है उनको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है? जबकि आप जानते हैं कि इनमें कहीं पर भी वॉल्यूम वाली टर्म यूज नहीं हो रही है। और आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, मास हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अरे भाई इन सब में मास तो यूज हो रहा है ना, चाहे परसेंटेज बाई मास हो चाहे मोल हो, इन सब में क्या यूज हो रहा है? मास। और मास कैसा होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसीलिए इन कंसंट्रेशन टर्म्स को बोला जाता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई डिवाइड कर दिया है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होती हैं जिनमें वॉल्यूम यूज होता है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होती हैं जिनमें वॉल्यूम का कोई यूज नहीं होता, केवल और केवल मास का उनमें यूज होता है। बात सबको समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म और यूनिट into another concentration term और यूनिट। मतलब इस टॉपिक में हमें यह सीखना है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, या आप ऐसे कह सकते हो इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इंटर कन्वर्जन में हमें मेनली तीन टाइप के इंटर कन्वर्जन यहां पर पढ़ने हैं। तीन टाइप के इंटर कन्वर्जन कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो भी अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म थी उनको मैं बोल रहा हूं टीटी। टीटी मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरी कौन सी थी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उनको मैं बोल रहा हूं टीआई। तो जब आप एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोल लेंगे कन्वर्जन टाइप फर्स्ट।
जब आप एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करेंगे उसको बोल देंगे टाइप सेकंड। और थर्ड टाइप होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बन जाएगा अपना थर्ड टाइप का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब सुनिए, जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, सुनिएगा ध्यान से, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टू टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इन दोनों इंटर कन्वर्जन्स में हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर डेंसिटी हमें नहीं गिवन है तो भी आप टेम्परेचर डिपेंडेंट को दूसरे टेम्परेचर डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक टेम्परेचर डिपेंडेंट को कन्वर्ट करना हो इंडिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट को कन्वर्ट करना हो डिपेंडेंट में, तो ऐसे सवालों में हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना डेंसिटी के हम ये थर्ड टाइप का कन्वर्जन कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं, सुनिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है किसी में भी, या इनमें से किसी को इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको डेंसिटी चाहिए। बिना डेंसिटी के आप ये वाला इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते। अगर इनको इनमें कन्वर्ट करना है या इनको इनमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इनमें आपस में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी नहीं चाहिए, और अगर इनको आपस में कन्वर्ट करना है तो हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात सबको समझ में आई क्या? इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब कैसे करेंगे इंटर कन्वर्जन, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप का कन्वर्जन, फर्स्ट टाइप का इंटर कन्वर्जन, जिसमें हम वो वाले कन्वर्जन सीखेंगे जिसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्या मतलब है इसका? तो मतलब ये है कि यहां पर हम मास परसेंट, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन या पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और मोलैलिटी, इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल लेके सारी चीजें यहां पर सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। आपको देखो यहां पर जो भी कंसंट्रेशन टर्म गिवन हो, जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको दे रखी हो, ठीक है, उस कंसंट्रेशन टर्म से आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में क्या क्या होना चाहिए? उस टेबल में आपके पास ये होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता होना चाहिए, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट वहां पे पता होना चाहिए, और आपको टोटल मास आपको वहां पर पता होना चाहिए। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन तीनों चीजों का पता कैसे लगाएंगे? इनका पता लगाएंगे हम गिवन कंसंट्रेशन टर्म से। मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट पता लगाएंगे और टोटल मास वहां से हम पता लगा लेंगे। कैसे करते हैं? एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि उसके अंदर एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एक बाइनरी सॉल्यूशन है। उस बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का परसेंटेज वेट बाई वेट है, जो सॉल्यूट का परसेंटेज वेट बाई वेट है वो मान लो x% है, और आपको बताना उसके लिए मोल परसेंट क्या होगा सॉल्यूट का, उस सॉल्यूट का मोल परसेंट कितना होगा। आपको ये बताना है कि उसकी मोलैलिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की, और आपको ये बताना है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ये सारी बातें आपको बतानी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जो आपको गिवन है उसका मतलब लिखें, उसका मीनिंग लिखें। मैंने आपको मीनिंग लिखना सिखा चुका हूं आपको पहले। सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसका मीनिंग लिखें। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे, जब आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन there is x gram of solute. In 100 gram solution there is
x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब यही है। तो देखो वो तीनों चीजें, क्या आपको यहां से सॉल्यूट का मास पता चल गया? यस। कितना है बोलो? x ग्राम। क्या आपको यहां से सॉल्वेंट का मास पता चल गया? यस। कितना हो जाएगा? वो बन जाएगा 100 माइनस x ग्राम हो गया। और टोटल तो कितना मान रखा हमने? बोलो 100 मान रखा है। टोटल कितना है? 100। तो यहां से अब सारी बातें पता लगाते हैं। सुनिए, पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज n बाई n निकाल रहा हूं मैं सॉल्यूट का। उस सॉल्यूट के लिए क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज n बाई n। क्या होता है? तो ये होता है कि खुद के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू कितना होता है? बोलो 100। तो बताइए सॉल्यूट के खुद के मोल कितने होंगे? तो सॉल्यूट का मास कितना है? x अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास आप m1 मान लो। अरे m1 यहाँ पर क्या है? m1 है सॉल्यूट का मोलर मास, क्योंकि मोलर मास तो आपको पता होता ही है। ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा x अपॉन m1 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है? 100 माइनस x अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास आप m2 मान लीजिए, इनटू कितना कर देंगे? 100। इस तरीके से आप उसको परसेंटेज n बाई n कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपको मान लीजिए पता लगाना हो इसमें कि मोलेलिटी क्या होगी, मोलेलिटी कितनी होगी, उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि मोलेलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना होता है? बोलो 1000। तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे? तो सॉल्यूट का मास कितना है? x। सॉल्यूट का मास कितना है? x अपॉन मोलर मास कितना माना हुआ हमने? m1 अपॉन उस सॉल्वेंट का मोलर मास, तो वो आया था 100 माइनस x इनटू कितना कर देंगे? 1000। तो इस तरीके से आप उसकी मोलेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। बात सबको समझ में आई? तो मैंने आपको बताया कि जब एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को दूसरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि गिवन कंसंट्रेशन टर्म से तीन चीजें पता लगानी है: सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास एंड टोटल मास। अगर आपने तीनों बातें पता लगा ली तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं दूसरा इंटर कन्वर्जन। इसका सेकेंड टाइप समझते हैं, टाइप 2। एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो मोलेलिटी है वो मोलेलिटी x है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है, मास परसेंट में कन्वर्ट करना है, मोल परसेंट में कन्वर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, या में कन्वर्जन करना है। कैसे करेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मोलेलिटी x है, क्या मतलब है? मोलेलिटी का मीनिंग क्या है? तो मोलेलिटी का मतलब ये हो गया है कि x moles of solute are present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अरे याद करो, मोलेलिटी की डेफिनेशन यही तो होती है कि सॉल्यूट के x मोल होंगे किसमें? बोलो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से तीन चीजें क्या क्या आप मुझे बताइए। सॉल्यूट का मास कितना है? तो देखिए x तो उसके मोल हैं, जब उसको मोलर मास m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा सॉल्यूट का मास। आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर बताइए सॉल्वेंट का मास कितना है, तो वो कितना हो जाएगा? बोलो 1000 ग्राम। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मास कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से 1000 प्लस x इंटू m1। अरे समझ में आया? अब आप यहाँ से सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इससे मास परसेंट। कैसे करेंगे समझिए। मैं अगर आपसे से पूछूं कि परसेंटेज W बाई W या जो मास परसेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट का वेट कितना था? x इंटू m1 अपॉन क्या था? टोटल वेट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 प्लस x इंटू m1 इंटू कितना कर देंगे? 100। या जाएगा परसेंटेज बाई मास। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी हो यहाँ से मोल फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे सॉल्यूट के मोल ऊपर कितने मोल थे सॉल्यूट के? x अपॉन सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल कितने हो जाएंगे? x प्लस सॉल्वेंट कितना ग्राम था यहाँ पे? 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास कितना मान लेंगे हम? m2 मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगी उसकी मोल फ्रैक्शन। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि चाहे वो परसेंटेज मास हो, चाहे वो मोल परसेंट हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोलेलिटी हो, इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी किसी एक की अगर वैल्यू पता है तो आप बाकी सब की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, और वो तीन चीजें कौन कौन सी है फिर से बता रहा हूँ। सॉल्यूट का मास आपको पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास आपको पता होना चाहिए, और सॉल्यूशन का टोटल मास भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है,
चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप का इंटर कन्वर्जन, टाइप 2, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर डिपेंडेंट टू टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमें अब सेकंड टाइप का इंटर कन्वर्जन पढ़ना है और वो है टाइप 2 जो है अपना, टाइप 2 जो है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट को कन्वर्ट करना है टेम्परेचर डिपेंडेंट में। कैसे? अगर मान लीजिए आपको कहीं पर परसेंटेज W/V दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट हमें किस में करना है, मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, या फिर मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है किस में, बोलो, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना हो, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, और अगर ये ml में है तो आप इसको शायद यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सोल्यूट के मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोल्यूट के मोल को मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम के साथ में क्या आएगा, उस सोल्यूट का मोलर मास जो हमने कितना माना हुआ है m1 इंटू कितना बन जाएगा यहाँ पर 1000। यही तो बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखना, मैं ऐसे कह सकता हूं कि सोल्यूट का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 को क्या परसेंटेज W/V नहीं बोलते क्या? अरे याद करो डेफिनेशन, यही तो होती है कि सोल्यूट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंटू 100। तो बताइए यहाँ पर क्या बच गया, एक तो यहाँ पर बच गया 10 और अपॉन बच गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या आप इस तरीके से मोलरिटी और परसेंटेज W/V को कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर परसेंटेज W/V गिवन है तो इस तरीके से मोलरिटी निकाल सकते हैं, और अगर मोलरिटी गिवन है, अगर मान लो आपको कहीं पर किसी की मोलरिटी गिवन है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके सोल्यूट के 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा परसेंटेज W/V। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो ये था सेकेंड टाइप का इंटर कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, आपने अब तक देखा कि जो इंटर कन्वर्जन थे दोनों ही बहुत इजी इंटर कन्वर्जन थे, दोनों में इतना कुछ ज्यादा था नहीं। लेकिन जब मैं तीसरे केस की बात करूंगा, जब आपको थर्ड केस में इंटर कन्वर्जन करने होंगे किसके, टाइम डिपेंडेंट को कन्वर्ट करना होगा टाइम इंडिपेंडेंट में, और टाइम इंडिपेंडेंट को कन्वर्ट करना होगा टाइम डिपेंडेंट में, तो यहां बिना डेंसिटी के आप ये इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, या यूं कहूं सबसे जो मुश्किल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो यही होती हैं जहां पर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो भी डेंसिटी चाहिए, और अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो भी आपको डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। बिना डेंसिटी के आप ये इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? दूसरी बात, आपको हमेशा एक टेबल बनानी है। जब भी आपको ये वाले इंटर कन्वर्जन करने हो ना, तो आपको हमेशा एक टेबल बनानी है, और उस टेबल से आपका सवाल इतना आसान हो जाएगा कि आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो टेबल कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो देखिए, जब भी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट में कन्वर्ट करना हो, तो आपको ये वाली टेबल बनानी है। ध्यान से सुनना। और वो है ये वाली टेबल। इस टेबल में यहां पर आपको लिखना है सोल्यूट, यहां आप लिखेंगे सॉल्वेंट, और यहां आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है? यहां पर आप लिखेंगे वेट, यहां लिखेंगे वॉल्यूम, और यहां आएगी उसकी डेंसिटी। ध्यान रहे वेट होना चाहिए ग्राम में, वेट की यूनिट किस में होनी चाहिए, ग्राम में। वॉल्यूम ध्यान रहे यहां पर किस में लिखेंगे, हम ml में लिखेंगे, हैबिट डाल लो अपनी, और डेंसिटी अपने आप क्या जाएगी, ग्राम पर ml में। ठीक है? अब आप कहेंगे इस कॉलम में क्या लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहां तो क्या है,
यहाँ तो वेट है और यहाँ सोल्यूट है, मतलब यहाँ तो सोल्यूट का वेट आएगा, यहाँ सॉल्वेंट का वेट और यहाँ सॉल्यूशन का वेट। यहाँ पर सोल्यूट का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ पर सोल्यूट की डेंसिटी, यहाँ पर सॉल्वेंट की डेंसिटी और यहाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी। ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल ये है कि क्या सर हमें हर एक सवाल को सोल्व करने के लिए ये टोटल 9 की 9 बातें जो हैं, जो यहाँ पर 9 पॉइंट है यहाँ पर, क्या हमें वो सारे फिल करने पड़ेंगे? तो आंसर है नो। जब भी आपको सवाल में कुछ डेटा दे रखा हो तो उस डेटा से आपको हमेशा और हमेशा क्या फिल करना है? आपको एक तो 1 रो फिल करनी है और 1 कॉलम। ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर आपने कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम अगर आपने फिल कर लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है, जिससे आप किसी भी एक क्वेश्चन को दूसरे में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो। तो ये समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आपको एक सॉल्यूशन का परसेंटेज W/V दे रखा है x%, और साथ ही साथ आपको जो है इस क्वेश्चन में उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी आपको दे रखी है D ग्राम पर ml। डेंसिटी किसकी है? तो डेंसिटी यहां पर सॉल्यूशन की आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? D ग्राम पर ml। और आपसे सवाल में पूछा क्या है? तो आपसे सवाल में ऐसे पूछा है कि बताइए उसकी मोलैलिटी क्या होगी। आपसे पूछ लिया बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, और आपसे ये भी पूछ लिया साथ साथ, मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं कि बताइए उसका परसेंटेज W/V कितना होगा। ये भी मान लो आपसे यहीं पर पूछ लिया, और आपसे उसका परसेंटेज W/W भी आपसे पूछ लिया। ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप में से मुझे क्वेश्चन देख के ये बताइए कि अगर आपको परसेंटेज W/V दे रखा है, सॉरी आपको परसेंटेज W/V दे रखा है, तो यहाँ पे मोलरिटी पूछा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे मान लो आपसे मोलरिटी पूछा है। क्या पूछा आपसे? मोलरिटी, क्योंकि ये आपको दे ही रखा है। तो अगर आपको परसेंटेज W/V दे रखा है तो क्या आप उसकी मोलरिटी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/W। वो कितना है बोलो? x है, इंटू कितना होता है? 10 अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये काम तो यहाँ पर होगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि जब परसेंटेज W/V दे रखा हो तो आप मोलरिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप परसेंटेज W/V से, जिसमें वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, क्या आप उससे मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज W/W बिना डेंसिटी के कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है बोलो? डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। अब कैसे करेंगे? तो मैंने आपको कहा था कि आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल। समझाते हैं, देखो टेबल कैसे बनेंगे, समझते हैं पहले उस चीज को। अगर मैं बताऊं टेबल कैसे बनेगी, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो आपको परसेंटेज W/V दे रखा है उसका मतलब क्या है, इसके x% का मतलब क्या है। तो हम इसका मीनिंग जानते हैं, याद करो डेफिनेशन। अरे परसेंटेज W/V की डेफिनेशन याद करो। परसेंटेज W/V की डेफिनेशन का मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही होता है परसेंटेज W/V। तो इसका ये मतलब हुआ, इसकी वैल्यू बताने का मतलब ये हुआ कि इन 100 ml of solution, in 100 ml of solution, x gram of solute is present। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। साथ ही साथ मुझे इसकी डेंसिटी दे रखी है, तो एक मेरे पास डेंसिटी वाली इंफॉर्मेशन है। चलिए इससे वो टेबल बनाते हैं, टेबल बना के ट्राई करते हैं कि क्या से वैल्यू में पता चलेंगी। तो टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी टेबल थी। इस टेबल में यहां पर क्या था? यहां था सोल्यूट, यहां तो बात थी सोल्यूट की, यहां कौन था? सोल्वेंट, और यहां कौन था? सॉल्यूशन। यहां मैंने कहा था वेट लेंगे, यहां वॉल्यूम आएगा, यहां क्या है कि डेंसिटी।
आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे मुझे एक बात पता ये चली कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100, तो यहाँ कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। मुझे ये पता चला कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास कितना है x, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बोलो, x लिख देंगे। और मुझे ये भी बोला गया है कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो d है, तो इस d के सामने और सॉल्यूशन के नीचे यहाँ पर कितना लिख देंगे d, और इसकी d की यूनिट क्या थी, ग्राम पर ml थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब आपके पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो क्या उसका मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 100 इंटू डी नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। जब आपके पास सॉल्यूशन का मास है और सॉल्यूट का मास है, तो क्या सॉल्वेंट का जो मास है यहाँ से वो 100 डी माइनस एक्स नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आपने फिल कर लिया, आप सारे के सारे आंसर दे सकते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, मैं सिखाता हूं, सुनिए। अपना जो सबसे पहला सवाल था, वो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल अपना ये था कि बताइए मोलैलिटी कितनी होगी। आप तो मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। तो वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट। बताइए सोल्यूट का मास कितना है, x, अपॉन सोल्यूट का मोलर मास कितना मान लेंगे, m1। क्या सोल्यूट के मोल हो गए क्या? बिल्कुल। अपॉन सॉल्वेंट का मास, क्या ये सॉल्वेंट का जो मास है वो 100 डी माइनस एक्स है क्या? बिल्कुल है। इनटू कितना होता है, 1000। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर लेंगे उसकी मोलैलिटी। दूसरा पॉइंट, सेकंड, हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए परसेंटेज W बाई W। फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, x है, अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास सॉल्यूशन का 100 इंटू डी है, इंटू कितना कर लेंगे 1000, सॉरी परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, x अपॉन डी परसेंट। कितना आएगा, x अपॉन डी परसेंट। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा, मान लीजिए आपको पता लगाना है किसी की मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, खुद के मोल, तो सोल्यूट के मोल कितने आएंगे, x अपॉन m1, अपॉन टोटल में सोल्यूट के कितने हैं, x अपॉन m1, प्लस सोल्वेंट के कितने हैं 100 d माइनस एक्स, तो इसका मास है, अपॉन मोलर मास कितना मान लेंगे, m2। तो आप देख रहे हैं कि इस एक टेबल से, देखो कितना आसान है ये टेबल बनाना, काफी इजी है ना। इस एक टेबल से आप सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपको मैं इस पे एक एग्जांपल और सिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी और बढ़िया से प्रैक्टिस हो, आप चीजों को और अच्छे से समझ सकें, आप उसको और ढंग से और बढ़िया से आप उनको कर सकें। तो एक एग्जांपल और समझते हैं। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की आपको दे रखी है मोलैलिटी, और वो मोलैलिटी है x। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, x दे रखी है, x मोल पर किलोग्राम आपको दे रखी है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी आपको दे रखी है d ग्राम पर ml। और आपको बताना क्या क्या है, किस किस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक तो वैल्यू यहाँ पर निकालनी है मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी कितनी होगी। एक आपको निकालना है परसेंटेज W बाई V की वैल्यू, आपको यहाँ से निकालनी है। एक आपको इसके अलावा पता करना है कि जो मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन, आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सोल्व करके बताता हूं कैसे इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपको मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आप इनकी जो वैल्यू है वो तो विदाउट डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट करना पहले सीख चुके हैं, लेकिन ये जो दोनों के दोनों जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, जिनकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो कैसे कैलकुलेट करें, वो हमें सीखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बात को कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना ध्यान से। आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो मेरा आपको सिखाया हुआ है कि मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज अमाउंट ऑफ, या इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एक बात और, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा कंसंट्रेशन टर्म्स वाला इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो वो लेक्चर जरूर देखें आप,
क्योंकि वो लेक्चर अगर आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलरिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं सीखा है वो ये देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये चीजें काफी अच्छी लग रही हो, इजी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो आपकी केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात करते हैं कि मोलरिटी का मीनिंग क्या है। तो मोलरिटी का मतलब आप जानते हैं सब लोग, मैं बता चुका हूं आपको डेफिनेशन इसकी। इसका मतलब ये है कि x मोल्स ऑफ सोल्यूट are present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम वो वाली टेबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे टेबल, समझिए जरा। तो टेबल मैं बना रहा हूं यहां पे। सबसे पहले टेबल में हमें क्या करना है, हमें टेबल में 3 तो बनानी है रो, और उस टेबल में हमें 3 कॉलम बनाने हैं। तो ये मैंने बनाने हैं कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ये पहली रो बन चुकी है उसकी, ये बन चुकी है उसकी दूसरी रो। और यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर हम लिखेंगे उसके अंदर, यहाँ लिखते हैं हम सोल्यूट, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्वेंट, और यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब देखिए खुद कह रहा है कि x मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास कितना आएगा, x इंटू उसका मोलर मास कितना मान लेंगे, m1 मान लेंगे। अरे भाई मोलर मास तो पता होता है हमें, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो तुम्हें NaOH का मोलर मास तो पता ही है, तो कितना हो जाएगा x इंटू m1। 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट का मास कितना हो जाएगा 1000, और तुम्हें साथ साथ उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। तो यहाँ पर इस कॉलम में क्या जाएगा, डेंसिटी डी। देखिए यहाँ पर डेंसिटी के सामने, सॉल्यूशन के सामने आप क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि सोल्यूट का मास इतना है, सॉल्वेंट का मास इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1000 प्लस xm1। अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है और सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो आप सब जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है इसका, तो इसका मास है 1000 प्लस xm1 अपॉन कितना हो जाएगा उसका, डेंसिटी d हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था कि जैसे ही आप एक रो और एक कॉलम फिल कर लेंगे, आप आगे किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं मोलरिटी की। तो फटाफट मुझे आप फॉर्मूला बताएंगे मोलरिटी का। क्या मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, बिल्कुल होता है। तो सोल्यूट के मोल कितने आएंगे यहाँ पर x, अरे भाई सोल्यूट का मास कितना है x इंटू m1, उसको आपने सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड किया तो सोल्यूट के मोल तो x ही आएंगे ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना देख रहे हैं आप, वो देख रहे हैं 1000 प्लस x इंटू m1, और अपॉन जो d था वो d यहाँ आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो आप इस तरीके से उसकी मोलरिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या, सॉरी 1000 आएगा यहाँ पर इंटू 1000। तो आपने मोलरिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया, जहां पर x तो उसकी मोलरिटी थी और d उस सॉल्यूशन की क्या बोलो, डेंसिटी है। और मोलरिटी से, जब आपको मोलरिटी दे रखी हो, तो मोलरिटी से परसेंटेज W बाई V कैलकुलेट करने का तरीका आप जानते हैं, वो होता है मोलरिटी इंटू m1 बाई 10। उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका परसेंटेज W बाई V। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कितना आसानी से मोलरिटी से मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी सब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लास्ट कन्वर्जन सिखा रहा हूं, जिसमें आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे आप मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अपना जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इस बार मान लीजिए क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, वो दे रखा है कि किसी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो x है, x मोलर है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, वो डेंसिटी मान लीजिए d ग्राम पर ml है। मैंने आपको फिर से वही बात बता रहा हूं कि जो गिवन है उसका मीनिंग लिखना सीखो, सबसे काम की चीज ही वही है। अरे फॉर्मूला सबको याद रहते हैं, फॉर्मूला याद रखने से आंसर नहीं आते हैं, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां पर जो मोलरिटी का मतलब है वो ये है कि x मोल्स
of solute are present in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट के x मोल हैं। चलिए इसी इंफॉर्मेशन से हम बनाएंगे इसकी टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी वो समझिए, ठीक है। तो टेबल के लिए 3 कॉलम बनाते हैं पहले। तो टेबल के लिए डब्बा बना लिया पहले तो हमने। इस डब्बे में क्या बनाने हैं बोलो? 3 तो रोज बनानी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2। 3 हमें कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप ही बता दीजिए यहाँ क्या लिखना है। तो यहाँ सब जानने लग गए हो। यहाँ सॉल्यूट लिखेंगे, यहाँ हम सॉल्वेंट लिखेंगे और यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। सॉल्यूट का मास x तो मोल है, तो मास कितना बन जाएगा? x इंटू एम। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के बारे में अभी इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है यहाँ पर, तो एक पता नहीं देते हैं उसको। सॉल्यूशन का मास अभी पता ही नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर वॉल्यूम पुट किस में करना है? ml में पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अरे 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया। और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? d है। अब आप ही बताइए, अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास कितना आएगा? क्या 1000 इंटू डी नहीं आएगा क्या? और जब सॉल्यूशन का मास आपको पता चल गया तो उसमें से सॉल्वेंट का मास आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000 डी माइनस एक्स m1। ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मास। फटाफट क्या निकालनी है हमें? मोलैलिटी। आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए कैसे आएगी इसकी मोलैलिटी? सुनिए जरा। मोलैलिटी का मतलब सॉल्यूट के मोल कितने हैं? वो x अपॉन सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पर 1000 टी माइनस एक्स m1 है, इनटू कितना कर देंगे यहाँ पर 1000, क्योंकि मास मैंने बताया था ग्राम में है। और आप इस तरीके से मोलैरिटी से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी सारी की सारी बातें यूनिट्स के इंटर कन्वर्जन की, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के मेथड्स की। उम्मीद आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, एक टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके हमें जरूर बताएं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, और वो एक चैप्टर आता है कि सॉल्यूशन नाम का, लिक्विड सॉल्यूशन या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वहां पर इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और वो होता है एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। देखिए पहली बात तो जैसे ही इसने बोला एक्वस, तो एक्वस का मतलब जानते ही मुझे पता ये चल गया कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर? वाटर। और जैसे ही पता लगी वाटर सॉल्वेंट है, तो मुझे पता चला कि उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो डेंसिटी आप सब जानते हैं, वो 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं डाइल्यूट, डाइल्यूट भी नहीं, इनफैक्ट आप इसको यहां पर वर्ड यूज कर लो एक्वस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से मेरा मतलब यहां पर है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। मतलब सॉल्वेंट अथाह है, बहुत ज्यादा है, और सॉल्यूट यहां पर बहुत ही कम है। समझ में आ गई बात आपको? अब सुनिए, आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसा जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो मोलरिटी x मोलर है। कितने मोलर है? x। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताता हूं, वो टेबल बनाते हैं, फिर से वो टेबल बना रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो टेबल कैसे बनेगी? वही टेबल के अंदर हमें 3 कॉलम बनाने, ये 3 कॉलम हमें यहां पर बनाने, और उस कॉलम्स में ऊपर लिखना है सॉल्यूट की बात करेंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट के बारे में, और यहां पर हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो चलिए सबसे पहले आपको इनमें से क्या क्या पता हो फिल कर लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको किसी की मोलरिटी पता है, तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में x मोल हो सॉल्यूट की। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के x मोल है। 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 1000 ml सॉल्यूशन हो गया।
और x मोल का मतलब उसका मास कितना हो जाएगा x इंटू m1। ठीक है, इस बार मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो मुझे उसके सॉल्वेंट की डेंसिटी पता, और वो कितनी है बोलो यहाँ पर 1। अरे वो कितनी है बोलो 1 है। अब एक बात बताइए, अगर ये वाला सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है और आप कह रहे हो कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा वही वॉल्यूम, जो वॉल्यूम यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का है, वही वॉल्यूम किसका होगा बोलो सॉल्वेंट का होगा। अरे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स में इसलिए इक्वल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और अगर यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1000 है, उसकी डेंसिटी 1 है, तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, जैसे ही आप अब उसकी कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल कितने हैं x, अपॉन अपॉन क्या आएगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट कितना है यहाँ पे 1000 इंटू कितना करोगे 1000, ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना आ गया x। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी मोलैलिटी इक्वल होते हैं, आप मोलैरिटी को मोलैलिटी के इक्वल मान सकते हो। आज आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलैरिटी मोलैलिटी इक्वल होती हैं, बाकी के लिए नहीं होती। तो आप देख रहे हैं, आप सुनिए कमाल की बात सुनिए, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 नहीं होती और अगर ये वेरी डाइल्यूट नहीं होता तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, और ये अगर आपस में इक्वल नहीं होते तो कभी भी सॉल्वेंट का मास कितना नहीं आता 1000 ग्राम नहीं आता, और अगर सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम नहीं आता तो मोलैरिटी और मोलैलिटी कभी भी इक्वल नहीं होती। इसलिए सुनिएगा ध्यान से सुनना, यहां बता रहा हूं आपको, अगर कहीं पर भी कोई सॉल्यूशन एक्वस है, साथ ही साथ अगर वो सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो ये बात ध्यान रखेंगे उसकी जो मोलैरिटी होगी वही उसकी ऑलमोस्ट इक्वल क्या होगी उसकी मोलैरिटी होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे उस सॉल्यूशन का एक्वस होना भी जरूरी है और उसका वेरी डाइल्यूट होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वेरी डाइल्यूट होगा तभी तो आप ये बोल पाएंगे ना कि सोल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, और वो एक्वस होगा तभी आप उसके सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले पाएंगे, वरना आप नहीं ले सकते। तो यही वजह है, ध्यान रखें कि वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के लिए मोलैरिटी मोलैरिटी के इक्वल होती है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अभी भी कोई डाउट आप हमें बता सकते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूं यूनिट इंटर कन्वर्जन के सारे सवाल आपके इस टॉपिक से सोल्व हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को ढंग से समझें, अगर आपके कोई पीछे कुछ आपने पॉइंट नहीं पढ़ा तो उसको फिर से देखें, सारी बातें समझें, और आप यूनिट इंटर कन्वर्जन के सारे क्वेश्चंस अब सोल्व कर सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।